नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग एक नए सेशन को लेकर के आए हैं। इससे पहले सामाजिक मुद्दों पर बहस लगातार जारी है इस सीरीज में। इससे पहले हम लोगों ने बात की है कि इलेक्शन के सोशल ऊपर आज हम एंड बात करेंगे। इससे पहले सोशल मुद्दों पर कई हद तक बहस हुई है, रिलेशंस के ऊपर बात हुई है, 370 के ऊपर बात हुई है, आरक्षण के ऊपर भी बात पहले हम लोग कर चुके हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी कई बात हुई है। तो आज हम लोग बात मेन तौर पर करेंगे कि इलेक्शन प्रक्रिया क्या होती है, गांव लेवल से लेकर के ऊपर लेवल तक कितने खंडों में इलेक्शन होता है, नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, मुखिया का काम क्या है, क्या इलेक्शन कमीशन क्या है, नेशनल इलेक्शन कमीशन क्या होता है, और भी बहुत सारे मुद्दों पर बहस करने के लिए हमारे साथ रंजन जी मौजूद हैं, जो क्वेश्चन पूछेंगे भी और जवाब भी देंगे। और दागे नमस्कार जी। हाँ, तो बेसिकली बताइए, गांव का प्रधान कौन होता है? देखिए, गांव के अगर प्रधान की बात की जाए तो मुखिया के हाथ में ही प्रधानता मेन होती है। सरपंच को भी कहा जा सकता है, जो न्यायिक मामलों के प्रधान होते हैं, लेकिन अगर मेन काम के हिसाब से देखें तो मुखिया ही प्रधान माने जाते हैं गांव के। बेसिकली इसका चुनाव प्रक्रिया बताइए। देखिए, जैसे कि गांव में जो इलेक्शन होता है, इसको मुख्य रूप से बहुत सारे खंडों में होता है। एक जो मुखिया का चुनाव होता है ग्राम, उसके बाद एक ब्लॉक लेवल का होता है और एक जिला स्तरीय होता है, जिसमें कि जिला परिषद होते हैं। तो मेन फोकस हमारा गांव लेवल पे ही रहेगा। इसमें मुखिया के साथ साथ वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, पंचायत समिति, इन सब का चुनाव प्रक्रिया होती है। कोई व्यक्ति अगर 21 साल से ऊपर का व्यक्ति हो, उम्र इसकी हो, तो वह पंचायत इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। 18 साल से ऊपर के व्यक्ति ग्राम सभा के मेंबर कहे जाते हैं। गांव में पूछा जाता है ग्राम सभा क्या है। जो भी व्यक्ति 18 साल के ऊपर के हैं, इसका मतलब उनको वोट डालने का अधिकार है। उनका वोटर आईडी में नाम आता है, वो जुड़वाते हैं तो, और वोट डालते भी हैं, तो वो ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा वोटिंग भी होती है। 5000 लोगों पर एक लगभग मुखिया का, लगभग मैं बता रहा हूँ, कुछ आगे पीछे जनसंख्या पर मुखिया का चुनाव वहाँ पर होता है। इसमें इसका बेसिकली प्रक्रिया क्या होता है? जैसे हमें कोई इलेक्शन में खड़ा होना है, इसके लिए और हमें जैसे नॉमिनेशन कराना और प्रचार करने में इसका रूल क्या है? देखिए, रूल इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप, मैंने आपको बताया, भारत के नागरिक हैं, आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा की है, और उस सीट पर अगर आप खड़े होने के लिए, ऐसा नहीं है कि SC ST के लिए सीट हो या महिलाओं को आरक्षण हो, तो आप खड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सीट अगर SC ST के लिए रिजर्व है, कोई सीट अगर महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, वो रूल के खिलाफ है, होने ही नहीं देंगे आपको। दूसरी बात, अगर आप खड़े होंगे उस सीट के लिए, तो फिर आपको नॉमिनेशन प्रक्रिया से गुजरनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं तो पहले तो एडमिशन ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में जाकर पढ़ने लगे। तो एडमिशन प्रक्रिया मतलब नॉमिनेशन होता है, जिसमें आपके कार्यकर्ता वगैरह जाते हैं आपका सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग उनको खाना पीना खिलाते हैं, जिससे कि वो सब प्रचार में मदद कर सकें। इसके अलावा वो इलेक्शन से 2-3 दिन पहले तक, जब तक आचार संहिता नहीं लगती है, तब तक आप प्रचार कर सकते हैं। आचार संहिता लगने के बाद आप प्रचार नॉर्मली कर नहीं सकते। अगर पुलिस प्रशासन तैनात होती है, आपको पकड़ सकती है। बेसिकली मुखिया के कितना पावर होता है एक पंचायत में? देखिए, गांव लेवल पर अगर बात की जाए तो मुखिया और सरपंच के पास बहुत सारे पावर्स हैं। लोग अगर उसको देखें अच्छे से, फॉर एग्जांपल, मेरे गांव में किसी की लड़ाई हो जाती है, उस लड़ाई में सरपंच जब बैठेंगे और लोग भी बैठेंगे, पंच भी बैठेंगे, उनके पास न्यायिक मामलों तक, मतलब सिविल मामला अगर थोड़ा बहुत है, जैसे जमीन विवाद कोई है या कोई छोटा मोटा चोरी चकारी का मुद्दा है, तो वहां पर फैसले सुनाने तक का अधिकार सरपंच को मिला हुआ है। गांव लेवल में कोई समस्या अगर आती है, कोई भी किसी के बारे में जानकारी पाना है, तो गांव के मुखिया से ही पाते हैं। ऊपर से अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आता है तो मुखिया से ही बात करेंगे। जमीन संबंधी कोई न्याय करना हो या कोई बात हो तो मुखिया से बातचीत होती है, क्योंकि मुखिया के पास सबका डेटा है, उनके पास गांव का पता है उनको। बेसिकली हमको ये जो वार्ड समिति होती है, वार्ड समिति का काम क्या होता है हमारे पंचायत में? क्या वार्ड समिति हमारे गांव के लिए? अच्छा, वार्ड, देखिए, एक जैसे कि मुखिया जी हैं। अब मुखिया जी तो अकेले काम वो कर नहीं सकते। मुखिया जी को, फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी पूरे देश को अकेले संभाल नहीं सकते, मंत्रिमंडल होता है। उसी प्रकार वार्ड के थ्रू क्या होता है, हर एक पंचायत बटी होती है, और हर एक वार्ड से अगर एक मेंबर चुन करके आएंगे, तो उस वार्ड में क्या समस्याएं हैं, उस वार्ड में बिजली है कि नहीं है, पानी की समस्या तो नहीं है, उस वार्ड में ट्यूब ऊपर में लाइट लगे हैं कि नहीं लगे हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए वार्ड मेंबर वहाँ पर होते हैं। या जो भोजन मिलता है उनको, जो आज हम देखते हैं कि 5 किलो गेहूँ चावल वाला, उनको भी लिस्ट वार्ड सदस्य के पास होती है। कोई योजना अगर आती है तो वार्ड सदस्य के होते हुए योजना लागू होती है। मतलब बेसिकली ये जो पंचायत समिति हमारे गाँव ग्राम सभा में, इसका क्या काम होता है? देखिए, पंचायत समिति वही होती है कि जो प्रमुख, जिसको कहा जाता है, प्रमुख जी कहे जाते हैं, वो इन सब के एक तरीके से ऊपर के हो गए थोड़े से। जो नीचे लेवल पर काम हो रहा है, उनको मार्गदर्शन करने का काम, देखने का काम पंचायत समिति जी का होता है। काम यही है, लेकिन काम को ऊपर से एक रेगुलेट करने का काम उनका है। काम ऐसा कोई बदलाव नहीं है, काम वही रहेगा बेसिक लेवल का, और उसको सिर्फ रेगुलेट करेंगे, देखेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो विलेज पंचायत होता है,
विलेज इलेक्शन बेसिकली इसका देख रेख कौन करता है? देखिए, मैं ये बता रहा था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन एक होता है नेशनल इलेक्शन कमीशन। जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है वो प्रधानमंत्री जी वाले चुनाव करवाते हैं, और जो स्टेट में भी कुछ इलेक्शंस होते हैं, मेन इलेक्शन जो मुख्यमंत्री वाले वो भी कराते हैं। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इन छोटे छोटे चुनाव करवाते हैं। जैसे कि अगर शहर लेवल पे है तो हम वहाँ पर नगर निगम वाले चुनाव होते हैं, गांव लेवल पंचायती राज वाले चुनाव होते हैं, ये सारे स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, उनके पास एक डेटा होता है, सूची कि कौन हमारे वोटर हैं, कौन वोटर नहीं है, कौन वोट डाल सकते हैं, किनकी डेटा में नाम आ रहा है, ये सारा काम वो करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नगर परिषद एंड मुखिया? देखिए, नगर परिषद और अगर इसकी बात की जाए तो पहले तो मुखिया जी गांव के होते हैं और वो शहर में होते हैं। गांव में क्राइटेरिया जो होता है बिल्कुल अलग है, जहाँ पर व्यवस्थाएं उतनी सुदृढ़ नहीं है, जहाँ पर बिजली पानी की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर कचरों का प्रबंधन करने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं, क्योंकि आप देखते होंगे गांव में आप अगर रहे हो कि वहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा है, तो लोग अगर कचरा कुछ है तो फेंक दिया, तो कुछ व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। लेकिन शहरों में क्या होता है, कचरा लेने वाले आपके यहाँ आते हैं, सुबह सुबह गाड़ी बजने लगती है, गाड़ी वाला या कचरा निकाल, तो ये जो आते हैं इसका प्रबंधन मेन तौर पर वहाँ के मेयर जो ऊपर के होते हैं, नगर परिषद आपने बताया, वो करते हैं मेन तौर पर। समस्याएं अलग अलग है, जैसे कि वाटर जो गांव होता है वहाँ पर इतने गड्ढे होते हैं कि पानी अगर कितनी बारिश हो तो गड्ढों में पानी चला जाता है। लेकिन शहर में क्या होता है, अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो पानी निकलने की दिक्कत होती है। इन सब के ऊपर काम करते हैं नगर वाले। आजकल क्यों ज़्यादा सभी गाँव वाले सब सोच रहे हैं कि मेरा भी गाँव नगर निगम में है? इसका मेन रीजन देखिए, गाँव नगर निगम में आना चाहिए, उसके क्राइटेरिया बहुत सारे हैं। जैसे कि एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसके बाद विकास का क्रम वो होना चाहिए। लोगों को लगता है कि सुविधाएं हमें ज़्यादा मिल जाएंगी, कचरों का प्रबंधन अच्छे से हो जाएगा, जल की निकासी अच्छे से हो पाएगी, एग्रीकल्चर में सुधार हो पाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दौर में अभी कुछ खास ऐसा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि गांव की अपनी एक कला है, संस्कृति है, खूबसूरती है। अगर नगर से आप उनको मैच करने लग जाएंगे फिर तो वो कला और खूबसूरती गायब हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल की मैं बात करता हूँ, कोविड के टाइम की बिहार में एक योजना आया था, नल जल परियोजना। हाँ, इसके बारे में कुछ बता सकते? देखिए, नल जल परियोजना के तहत मेरे गांव में भी नल की सुविधा पहुंची है, जिसमें हर एक घर तक एक एक नल की सुविधा आधार कार्ड पर, शायद जहाँ तक 2 भी लग जाते हैं, लेकिन जैसे कोई स्कूल वगैरह है तो उसके लिए 2 अलग से लगाने की व्यवस्था है। इसमें क्या है कि भूमि के बहुत अंदर तक, क्योंकि बिहार में पानी के ऊपर रिसर्च हो चुका है, बिहार में पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड, इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी मात्रा है। इनके वजह से क्या होता है, त्वचा कैंसर, इसके अलावा दांतों में दर्द, ये उसके बाद में खाना पचने में दिक्कतें, ये मुख्य परेशानी आती है। लोगों की औसत आयु भी कम होती जा रही है पानी की दिक्कत की वजह से, दांत पीले हो जाते हैं, बहुत सारी और दिक्कतें हैं। तो बिहार सरकार ने एक स्कीम चलाया कि हम स्वच्छ पानी हर घर तक पहुंचाएंगे, मुहैया करवाएंगे, और उसके लिए एक कदम है और घर तक पानी पहुंचा भी है। चलिए, अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव की प्रक्रिया बताइए। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट मैंने जैसे बताया कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो होती है उसी के थ्रू इसको भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत इसको भी सुचारू ढंग से चलाया जाता है। इनमें चुनाव एमएलए के ऊपर होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक जो जगह है उनको एक खास खंड में, जैसे मैंने वार्ड के ऊपर बताया था, गांव में बांटा जाता है, वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब रीजन होता है, हाँ, बांटा जाता है विधान, उसको अलग अलग क्षेत्रों में। वहाँ पर वोटिंग होती है, लोग जो होता है और मतलब डायरेक्ट इलेक्शन ये होता है। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब लोग क्योंकि वोट इसमें डालते हैं, इनडायरेक्ट नहीं होता, तो वोट अगर डालते हैं उसमें एमएलए को जो वोट मिल रहे हैं, बाद में क्या होता है, जिस पार्टी के एमएलए खड़े हुए, मैक्सिमम नंबर ऑफ, जैसे मेजोरिटी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 200 सीट है, तो अगर 101 एमएलए किसी एक पार्टी के फेवर में चले गए तो उनकी सरकार बन जाती है। फिर उसके बाद मंत्रिमंडल उनका बनता है, जिसमें मेन जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं और बाकी लोग उसके मेंबर होते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एमएलए? देखिए, क्राइटेरिया एमएलए का सबसे पहला, एक भारत का नागरिक होने चाहिए आप, 25 वर्ष से आपकी उम्र अधिक होनी चाहिए। उसके बाद ये 2 तो मेन क्राइटेरिया है। उसके बाद आपकी कुछ लेवल, उसके बाद आप लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। लाभ पद फॉर एग्जाम्पल सरकारी नौकरी वगैरह है, तो ऐसा नहीं कि आप नौकरी भी कर रहे हैं, एमएलए के लिए खड़े हो गए, उस समय नहीं होने चाहिए। अगर बनने के बाद, तो उसके लिए पहले आपको इस्तीफा वगैरह देना होता है कुछ। बेसिकली ये जो हमारे क्या नाम है, विधान परिषद होते हैं, उसका काम क्या होता है हमारे? देखिए, विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं होता। आप विधान परिषद के बारे में, मैं विधान परिषद के बारे में बताऊं। विधानसभा तो हर एक राज्य में है, लेकिन विधान परिषद भारत के सिर्फ 7 राज्यों में है, जिसमें बिहार भी एक राज्य है, बिहार, यूपी। इसमें क्या होता है, जहाँ बर्डन, जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग विधानसभा मेंबर हैं, बड़ा राज्य बिहार, कर्नाटक बड़ा राज्य है, जैसे कि मान लीजिए यूपी बहुत बड़ा राज्य है, तो वहाँ पर एक सदन से समस्याएं संभल नहीं पाती है, तो उनके लिए क्या होता है, एक और सदन बना दिया जाता है, जिसको विधान परिषद राज्यों में कहा जा रहा है। इसमें क्या होता है कि विधान परिषद बनने से, फॉर एग्जांपल जब अपर लेवल पे जाएंगे तो राज्यसभा लोकसभा होती है, दोनों जगहों से जब कोई बिल पास होता है तभी एक्ट बनता है राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर के बाद। तो इसमें वही चीज़ है, विधान परिषद बनने के बाद जब बिल कोई आता है तो विधानसभा में पास होने के बाद विधान परिषद में भी उसको पास करना होगा,
उसके बाद वो जाएगा राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद भी पास होता है, मतलब एक्ट बनता है। तो विधान परिषद के कार्य भी है। उसके बाद उसके चुनाव भी बहुत ही अलग लेवल के चुनाव होते हैं। उसमें जैसे कि वोटिंग जो होती है तो 1/12वां भाग जो होता है वो ग्रेजुएट लोग वहाँ के डालते हैं वोट। 1/3 जो होता है वो एमएलए डालते हैं, उनका वोटिंग परसेंटेज। 1/3 जो होता है सरकारी स्कूल के शिक्षक डालते हैं वोट। तो इन सब क्राइटेरिया को फिक्स करके वहाँ पर वोटिंग होती है विधान परिषद की। ये खास प्रक्रिया है। और अब जो हमारे जो जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, इसके देख रेख कौन करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट का देख रेख तो मुख्य रूप से हमारे मुख्यमंत्री जो मेन उसके हैं, उसके बाद राज्यपाल दरअसल केंद्र के एक व्यक्ति होते हैं। केंद्र के व्यक्ति मतलब केंद्र अपने तरफ से कंट्रोल, क्योंकि अगर केंद्र बिल्कुल छोड़ नहीं सकती राज्यों को। फॉर एग्जांपल किसी देश में राज्य में जैसे बिहार है, वहाँ पर अभी आरजेडी की सरकार है, तो राज्यपाल तो केंद्र के हैं, तो केंद्र देख रही, नजर रख रही है क्या काम हो रहा है, कहीं धांधली तो नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो, सिस्टम में फॉल्ट ना है। हाँ, तो ये काम होता है। तो मुख्य अगर प्रधान कहा जाए तो वो तो राज्यपाल कहे जाते हैं, लेकिन सारा काम मुख्यमंत्री की तरफ से होता है, तो प्रधान होगा। अब आइए अब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया 25 साल एज होनी चाहिए, उसके बाद भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई सरकारी पद पे ना हो। जो भारत जो एक और क्वेश्चन, जो भारत का जो न्यायाधीश होता है बेसिकली इसका क्या काम होता है? देखिए, भारत के न्यायाधीश में आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की। देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का काम मेरे हिसाब से सबसे बड़ा है। कानून का अगर संरक्षक कोई है हमारे देश का, लोगों के हितों का अगर कोई एक तरीके से जैसे सैनिक आप बोल सकते हैं इस जगह पर, वो है, मतलब उसका संरक्षक कोई है तो वो न्यायाधीश ही है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में अभी 31 जज हैं, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 30 जो है वो नॉर्मल जज होते हैं। संविधान ने उनको अधिकार दे रखा है किसी भी कानून की व्याख्या करने को। जैसे कि कोई कानून बनता है तो कानून में बहुत सारी बातें नहीं लिखी होती है, तो उनकी व्याख्या करने का अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। भारत के इतिहास में इतने महानतम केस सॉल्व हुए हैं और लोगों को अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि मुझे लगता है अगर वो ना होती तो भारत सरकार में कोई भी अगर जैसे प्रधानमंत्री ऐसे आ जाए जो पूरा डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाए, तो उनको एक बैरियर लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है, उनके जजों का होता है। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ प्राइम मिनिस्टर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर क्राइटेरिया है कि आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, आप किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, और आप भारत के नागरिक तो होने ही चाहिए साथ में, और आप पे कोई इलीगल ऐसा चार्ज ही ना चल रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि एमएलए, मैंने ये नहीं बताया क्योंकि एमएलए में आप जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जो 2-4 क्राइम ना किया वो भारत में एमएलए बनता है किसी राज्य में, तो वो नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आप हैं एमपी के लिए, तो इसमें ये क्राइटेरिया थोड़ा सा मायने रखता है। कोई आम आदमी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल बन सकता है। कोई पार्टी से नहीं लिंक होना चाहिए। देखिए, अब बात क्या है कि अगर आप वो से खड़े हो गए तो आप अपना मजाक बना रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि मेरा यही पूछना बात है, क्योंकि लीगल तौर पर तो वो है कि आप ठीक है प्रधान सिंपल नागरिक है, लेकिन आपको अगर सपोर्ट ही कहीं से नहीं है तो आप झूठ मूठ का अगर कोई फायदा नहीं। जैसे राष्ट्रपति के उम्मीदवार में क्या था, पहले कोई व्यक्ति उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता था, तो 50 उम्मीदवार आ जाते थे। बाद में क्राइटेरिया किया गया कि अगर 50 से ऊपर एमएलए आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके नाम की हामी दे रहे हैं कि रंजन जी को राष्ट्रपति के नाम पर नामित करते हैं, तभी आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री में से कोई कभी दिक्कत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के अनुपस्थिति में हमारे देश को कौन चलाते हैं? देखिए, पहले तो उप प्रधानमंत्री का भी सिस्टम हमारे यहाँ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री मतलब उस समय पर थे। लेकिन प्रधानमंत्री अगर नहीं है तो मंत्रिमंडल जो होता है, जैसे कि मंत्रिमंडल में कुछ मेंबर्स होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं, तो कैबिनेट पूरा तरीके से देखती है काम। फिर हमारा जो राष्ट्रपति उसका उनका क्या काम है? देखिए, हमारे राष्ट्रपति का काम, पावर्स उनको बहुत सारी दी गई, लेकिन वो पावर डायरेक्ट वो यूज नहीं कर पाते हैं। उनको एक तरीके से कठपुतली बना करके, अगर कहना हो, सब थोड़ा गलत है लेकिन ये कहना पड़ेगा यहाँ पर, कि उनको एक तरीके से अधिकार उनके पास नहीं है। प्रधानमंत्री जो उनको कहे उनको वही करना होता है। जैसे कि उनके पास वीटो पावर है, उनके पास आपातकालीन प्रावधान की पावर है, लेकिन जैसे भारत में आपातकाल लगा भी था तो इंदिरा गांधी पूरी तरीके से फखरुद्दीन अली अहमद को लीड कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वो अपने से डिसीजन ले रहे थे, तो उनके पास कोई ऐसा पावर है नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएस प्राइम मिनिस्टर, यूएस प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्रेसिडेंट? इसमें तो जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क इसलिए कि भारत के प्रेसिडेंट के पास जहाँ पर कोई भी ताकत नहीं है, वहीं यूएस के प्रेसिडेंट के पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो अगर चाहे तो दिन को रात और रात को दिन बना दे अमेरिका में, क्योंकि उसके पास सारा पावर, जुडिशरी पावर तक भी प्रेसिडेंट के पास वहाँ पर मौजूद होती है। वहाँ के लोग डायरेक्ट उनको एक तरीके से चुन करके बनाते हैं, तो डायरेक्ट चुने हुए लोग। अब यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं बना रहे हैं आप, राष्ट्रपति को कोई पार्टी बना रही है। फॉर एग्जाम्पल मोदी गवर्नमेंट ने भी राष्ट्रपति उनको बना दिया, जनजातीय क्षेत्र से आती है, बना दिया। इससे पहले रामनाथ कोविंद को बना दिया। तो उनको कोई जानने वाला नहीं है। जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें मोदी जी को सब जान रहे हैं,
उसी प्रकार जैसे अभी अमेरिका में जो बाइडेन है, तो उनको डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना गया है। लोगों को पता है कि मैं किन को जिता रहा हूँ, तो डायरेक्ट इलेक्शन वाले लोग हमेशा प्रभावी ज़्यादा होते हैं। प्रभाव ये है उनका। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर इन कंट्री? देखिए, फॉरेन मिनिस्टर की बहुत जिम्मेदारियां हैं। अगर आपको कहीं भी दूसरे देश के साथ संबंध अपने अच्छे रखने हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में अच्छा करना है, तो फॉरेन मिनिस्टर अगर अच्छा आपका है, बातचीत अच्छे से कर पाता है, अपनी बातों को रख पाता है, एग्रेसिव वे में बोल पाता है जहाँ एग्रेशन दिखाना हो, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक वो बातों को साबित कर पाता है भारत के फेवर में। क्योंकि भारत के पक्ष में क्या बातें हैं, जैसे कि तेल वाला मुद्दा हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि रसिया से जब हमने लिया, तो जयशंकर साहब ने बहुत ही एग्रेसिव वे में कहा कि हमारा हित जहाँ पर हम वो काम करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत हद तक ये इनकी जिम्मेदारी है। आप किनको सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि हर एक पार्टियों में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ बुराई होती है। मैं उन अच्छाइयों के ऊपर फोकस करता हूँ, अगर बुराई कुछ है तो उसको मैं निगलेक्ट करने का कोशिश करता हूँ। मुझे आम आदमी पार्टी में भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, बीजेपी में भी अच्छी लगती है, कांग्रेस में भी अच्छा लगता है। ओवरऑल मैं न्यूट्रल एकदम इसमें नहीं, स्टैंड मेरा है। मेरा पूछने का मतलब यह था कि कांग्रेस ने 70 साल यहाँ पे इंडिया में राज किया। हाँ। और हमारे जो बीजेपी अभी 15 साल। हाँ। उन दोनों को सत्ता में रहने के इंडिया पे क्या इफेक्ट हुआ? देखिए, इफेक्ट ये हुआ कि जैसे कांग्रेस का राज रहा, बहुत लंबे समय तक राज रहा, एक एक से महान प्रधानमंत्री हुए। आज के समय पर पंडित नेहरू को गालियां दी जाती है, इंदिरा गांधी को गाली दी जाती है, लेकिन उनके कामों को अगर आप देखें तो मुझे ऐसा, मैं इसमें हमेशा बताता हूँ इससे पहले के डिस्कशन में, कि पंडित नेहरू की बात करें, आप जैसे उनका नाम बोल रहे हैं, पंडित नेहरू 1920 से भारत की राजनीति में सक्रिय रहे। 1964 में उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु तक 45 साल, लगभग 44 मान लीजिए। 45 साल तक जो व्यक्ति भारत की राजनीति में सबसे लीड पोजीशन पर रहेगा, उस व्यक्ति ने सभी काम अच्छे किए होंगे, कैसे आप मान सकते हैं? उससे गलतियां होंगी, जरूर होंगी। एक छोटे से अगर हॉस्टल आपका है, उस हॉस्टल में अगर आपको लीड बना दिया जाए तो सभी आदमी आपकी बातों से खुश नहीं हो पाएंगे। 10 बात लोग खुश होंगे, 2 लोग बोलेंगे अरे बेकार फैसला है। तो जो व्यक्ति उस समय के लोगों को, जो अनपढ़ हैं, जिनको शिक्षा का अभाव है, जो समझ नहीं पाते बातों को, उनको लीड कर रहा है, तो आपको कैसे ये चीज़ लग रहा है? फिर परिस्थितियाँ इतनी दिक्कतें हैं कि जहाँ पर जिस देश को अमेरिका के द्वारा सुअर को खाने वाला गेहूँ भेजा गया, ऐसी परिस्थितियां खराब थी, जिसके पास एक वक्त का खाना नहीं था, एक वक्त खाने के बाद उस देश को कोई व्यक्ति अगर लीड कर रहा हो, तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो देश विश्व पटल पर उतना बेहतर साबित उस समय होगा? आज समय परिस्थितियां ठीक हैं तो मोदी जी का काम अच्छा लग रहा है। यही परिस्थितियां अगर खराब होती तो आप इतने ज़्यादा रिवॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे होते, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या डिजिटल रिवॉल्यूशन, मोबाइल फील्ड में टेलीकॉम रिवॉल्यूशन, ये आप नहीं सोच रहे होते। क्योंकि खाना अगर पेट में ना हो तो ये सब बातें नहीं सोची जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट क्यों प्राइवेट कंपनी के पीछे टर्नओवर कर रही है? देखिए, इसका पहले रीजन ये है कि जब गवर्नमेंट, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एसबीआई बैंक में भी जाते हो, एचडीएफसी में भी जाते हैं, मैं यहीं से एग्जांपल देना चाहूँगा। एसबीआई में आप जब जाते हैं, आपको कहा जाता है लंच टाइम, अभी चाहिए, आप निकल जाइए। और वहीं आप एचडीएफसी में जाते हैं, आपको बैठा के पहले सर और चाय पिलाते हैं। तो कस्टमर सर्विस के मामले में आप एचडीएफसी पसंद करेंगे, एसबीआई पसंद करेंगे? तो जहाँ रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगा, जहाँ रिस्पेक्ट मिलेगा, जो सर 2 बार बोले, अच्छे से केयर करे, बातों को सुने, कॉल कर दे, वहाँ पर भी काम हो जाए, आपके घर तक बैंक पहुँच जाए, तो आप वहाँ काम करेंगे। तो प्राइवेट कंपनियां ये काम कर रही है, लोगों का हित जहाँ पर है वो उसके लिए कार्य करती है। इंडियन गवर्नमेंट में पूछा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अब इंडियन गवर्नमेंट वो इसलिए उसके पीछे भाग रही है कि गवर्नमेंट ये बात समझ चुकी है कि वो सरकारी एम्प्लॉय को बैठा करके जो पैसे दे रही है, उसके बदले वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही काम अगर वो प्राइवेट पर खर्च करते हैं, तो प्राइवेट कंपनियां जब आएंगी तो लोगों का अधिक से अधिक मदद कर पाएंगी, काम कर पाएंगी, प्रॉफिट भी कमा पाएंगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एक सरकारी कंपनी लिमिटेड प्रोडक्शन करती है और एक प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड प्रोडक्शन करती है। अनलिमिटेड प्रोडक्शन करने से क्या होता है कि वो सामान भारत के बाहर भी बिकेगा, और भारत के बाहर बिकेगा तो भारत में बहुत सारा विदेशी मुद्रा आएगा और भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने से भारत का जो व्यापार संतुलन है वो अच्छा हो जाएगा। तो ओवरऑल ये बात है, प्रोडक्शन बढ़ा करके भारत को विश्व पटल पर एक ऐसा मजबूत राष्ट्र बनाने की जो चाइना को टक्कर दे सके और अमेरिका को टक्कर दे सके। इससे हमारे देश के संपत्ति को, देखिए, आप जैसे संपत्ति की बात कर रहे हैं, बहुत सारा अभी डी इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि रेलवे की प्रॉपर्टी बेची जा रही है, सड़कों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके पीछे बहुत सारे लोग अभी निराश हो रहे हैं कि भारत की प्रॉपर्टी जो इतने सालों से कमाई गई उसको बेचना कहाँ तक सही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्राइवेट हाथों में उन चीज़ों को दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसके इफिशियंसी में वृद्धि होगी। आपने रेलवे की पहले टाइमिंग आप देखते होंगे, आप सफ़र करते होंगे, कोई भी ट्रेन 4 या 5 घंटे से लेट कम, मतलब लेट होती नहीं थी। आज के समय ऐसी स्थिति है कि 1-1.5 घंटे के आसपास वो लेट रहती है। इसके अलावा साफ सफाई में अगर आप देखें आईआरसीटीसी की, वो सफाई बढ़ी है, खाने पीने का टाइम टेबल, इन सब चीज़ों में प्राइवेट लोग जितना अच्छा काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि सरकारी लोग कर पाएंगे। डी इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि वो चीज़ें प्राइवेट हाथों में जाती है। और अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है,
लोगों को इस बात का खतरा है कि मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो मेरा रोजगार चला जाए, तो लोग अच्छा काम जरूर करेंगे। सरकारी एम्प्लॉय सोए रहते हैं, एक बार उनको नौकरी लग गई, वो 60 साल तक कोई शरीर हिलाना ही नहीं चाहते हैं, वो जाते हैं ऑफिस 9 घंटा अपना बैठ करके निकल लेते हैं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट एम्प्लॉय इसलिए काम करता है कि उसको लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा रोजगार चला जाएगा, तो इसलिए उस डर से वो 9 घंटे 10 घंटे जोरदार मेहनत करता है, जिससे देश का विकास होता है। देश के लिए हमें काम करने वाले लोग चाहिए, तो मुझे लगता है डी इन्वेस्टमेंट कोई गलत फैसला नहीं है, ठीक है वो। और कुछ नहीं। हाँ, अभी अभी हाल फिलहाल जो अडानी पावर है, बीजेपी की सरकार में क्यों इतना वृद्धि कर रहे हैं? देखिए बात क्या है, मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट है अगर हाँ। वो प्राइवेट चीज़ों को सपोर्ट करेगी, हाँ। तो प्राइवेट बिजनेसमैन को सपोर्ट करेगी। अभी अंबानी है, अभी अडानी है। आप अभी जैसे अंबानी को बहुत लोग गाली देते हैं कि उन्होंने इंटरनेट इतना महंगा कर दिया, लेकिन अगर आप डेटा की बात करें, ये बेवकूफ़ लोग होते हैं जो वैसे बात करते हैं, डेटा की बात करें तो दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में है, वो तो पता और है। सबसे सस्ता इंटरनेट देने के पीछे जियो का तो बहुत बड़ा हाथ, रिलायंस का हाथ है। आज एयरटेल भी दे रही है, लेकिन वो जियो के चलते दे रही है कि मैं ना दूं तो फिर तो मेरा बिकेगा ही नहीं। कंपनी तो बैठी इसका मतलब है जो इंटरनेट 1 GB आप पूरे महीना चलाते थे, आज वो पर डे आप 1.5 GB यूज कर पा रहे हैं, और एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉस्ट में यूज कर पा रहे हैं। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? एक प्राइवेट कंपनी को देना चाहेंगे। उसी प्रकार अडानी के पास अगर पैसे हैं, उनको लोन प्रोवाइड आसानी से कराया जाएगा, वो अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, बहुत सारे पोर्ट खरीद रही है, बहुत सारे कोयले खदान खरीद रही है। ओवरऑल अंतिम में फायदा किसका है? भारत में फायदा है, भारत सरकार का फायदा है। भारत सरकार में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, भारत सरकार में पोर्ट पे सामान आ रहे हैं, कोयला खदान से कोयला निकल रहा है, बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है, तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल भारत के पक्ष में, इसलिए भारत की सरकार या कोई भी गवर्नमेंट है तो उसको बिजनेसमैन का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम सब प्राइवेट सेक्टर में ही हैंड ओवर कर ले हमारे हम सभी को। देखिए आज अमेरिका है, अमेरिका एक इसका क्लासिक एग्जांपल है। अमेरिका में कोई भी कंपनी सरकारी नहीं है, वहाँ सभी कंपनी प्राइवेट है। और आप विकास की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में ज़्यादा विकास कोई है। वहाँ क्यों विकास हो रहा है? क्योंकि सरकारी कंपनी अगर नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, तो लोग वहाँ पर एक कंपटीशन में जीते हैं कि अगर मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ, कोई 11 कर रहा है, तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा। ये काम अगर भारत में भी होने लगे, लोग इसलिए मतलब इस जज्बे से काम करने लगे, तो फिर मुझे लगता है कि विकास हो पाएगा। तो इसके लिए करना जरूरी है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि प्राइवेट हाथ में जाने से आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। अगर आप में टैलेंट है तो आप काम कीजिए। नहीं, जैसे लग रहा है जैसे सारा संपत्ति प्राइवेट हो सेक्टर, अब फिर आगे जाकर मनमानी भी कर सकता है प्राइवेट कंपनी। नहीं, मनमानी इसलिए नहीं कर सकता कि उसमें रेगुलेशन भारत सरकार का एक पे रहेगा। जैसे पुलिस प्रशासन बल है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हर एक कंपनी को आज भी रेगुलेट करती है। कुछ दिन पहले गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों पर 2000 करोड़ रुपए का फाइन सीसीआई ने लगाया। वो क्यों लगाया? क्योंकि रेगुलेशन अभी भी उनका मौजूद है उन पर। अमेजोन जैसी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी कंपनी है, उस सब पे रेगुलेशन है भारत सरकार का। IT एक्ट 2000 के थ्रू रेगुलेट होते हैं वो सब। तो मुझे लगता है कि ये बातें हैं ठीक, लेकिन हाल ही फिलहाल की एक बात है, पाकिस्तान में प्ले स्टोर पे बैन लग गया। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं थोड़ा पढ़ना चाहूँगा थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना। ठीक है, धन्यवाद।